बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 27 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 27 का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। आपका शेयर करने से, आपका सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। फर्दर ये कि आप अगर मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और जानिए मॉडर्न साइकोलॉजी के हवाले से। फर्दर ये कि आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक में फॉलो करें और फेसबुक पेज को हमारे लाइक करें। अब सबसे पहले लेसन नंबर 27 का नाम बता दूं तो क्रॉस कल्चरल इंसाइट्स इनटू ह्यूमन कॉन्शियस एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशंस के नाम से है। तो मॉड्यूल जो है इसमें 1990 से लेकर 101 तक है इसमें। तो मॉड्यूल 1990 का नाम है ह्यूमन कॉन्शियस, तो कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो इन द स्टार्टेड आपको बताया गया है ह्यूमन कॉन्शियसनेस का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से इसमें दिया गया है कि कल्चर इंसान की कॉन्शियसनेस का ना एक हिस्सा है जो कि अपनी सेंसेशंस, परसेप्शंस और मेंटल इवेंट का शौरी मतलब कि सब्जेक्टिव एहसास है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कई स्टेजेस या स्टेट्स में होता है और ये प्रोसेस अंदर से भी होता है और बाहर से भी होता है। इसलिए इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुली कॉन्शियसली रिसीव किए जाते हैं। फर्दर यह कि नॉर्मल फ़्लो के बारे में आपको बताया गया। तो इसमें कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट को बताया गया कि कॉन्शियस का ना नॉर्मल फ़्लो मुख्तलिफ पीरियड्स पे मुश्तमिल होता है और ये पीरियड्स फुल अटेंशंस और कंसंट्रेशंस का भी हो सकता है और या फिर दुनिया से थोड़ा अलग भी हो सकता है। मतलब कि दुनिया से अलग होकर कुछ टाइम के लिए डिटैच होना। हम जब अवेक मतलब कि जागते हैं या जाग रहे होते हैं ना, तो हम अपने आसपास के स्टिमुली को ना कॉन्शियस लेवल पर प्रोसेस करते हैं। लेकिन ये फ़्लो कभी कभी ना बदल भी सकता है, जैसा कि स्लीप, मेडिटेशंस, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस मतलब कि दवाइयों के ज़रिए भी बदल जाता है। ट्रांस या हिप्नोसिस के दौरान भी बदल जाता है नॉर्मल फ़्लो। उसके बाद है वॉकिंग एंड अलर्ट स्टेट के हवाले से कुछ इस तरह से इसमें बताया गया कि जब हम बिल्कुल अलर्ट या जाग रहे होते हैं या अवेक होते हैं, हम अपने आसपास के स्टिमुली को ना कॉन्शियसली प्रोसेस करते हैं और ये हमारे वॉकिंग स्टेट को जाहिर करता है। यानी हम अपनी सराउंडिंग को समझते हैं और इन पे ना ध्यान देते हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस के और भी ना लेवल्स या लेयर्स होते हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस का हिस्सा बनते हैं। ओके। अल्टर्ड स्टेट में आपको बताया गया है ओवरऑल के एक और स्टेट होती है जो वॉकिंग और स्लीप के बीच में होती है। इसे अल्टर्ड स्टेट कहा जाता है और ये स्टेट उस वक्त होती है जब हम अपनी कॉन्शियसनेस का ट्रांजिशन से देखते हैं। जैसे कि जब हम अपने जैसे कि हम ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, या फिर एनेस्थीसिया का जो है वो असर होता है जब हम किसी दवा या दवाई की वजह से ना अपनी कॉन्शियसनेस में ना तब्दीली महसूस करते हैं। आगे है सबसिस्टम्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें सबसे पहले जो है सबसिस्टम्स वो है एक्सट्रोसेप्शंस है। तो इसमें बताया गया कि एक्सट्रोसेप्शंस का मतलब है वो स्टिमुली जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आती है, जैसे कि आंखें, कान और नाक के ज़रिए। जैसे जैसे कि हम चीज़ों को देखते हैं आंखों के ज़रिए, आंखों के ज़रिए देखते हैं और सुनते कानों के ज़रिए और महसूस करते हैं नाक के ज़रिए, मतलब कि स्मेल वगैरह जो भी होती है। और ये एक्सटर्नल स्टिमुली को ना हम अपनी कॉन्शियसनेस में रिसीव करते हैं, तो ये एक्सट्रोसेप्शंस में आएगा। ओके, पेपर पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है। इंट्रोसेप्शंस में ये होता है कि इंट्रोसेप्शंस हमारी इंटरनल अवेयरनेस होती है। जैसे कि हम जब हमें पता चलता है कि हम गिर रहे हैं और हमें अपने बैलेंसेस को मेंटेन करना चाहिए, और ये हमारी बॉडी के ना अंदर के सेंसेशंस को समझने की सलाहियत होती है, जैसे कि दर्द, भूख या प्यास। तो ये इंटरोसेप्शंस में आता है। इनपुट प्रोसेसिंग्स में कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि जब हमें कोई स्टिमुली मिलता है ना, तो इसकी ना इंटरप्रिटेशंस या परसेप्शंस को ना इनपुट प्रोसेसिंग कहा जाता है।
ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप किसी से बात करते हैं तो आपकी और उसकी आवाज़ को सुनकर समझना या समझते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, किस लैंग्वेज में बात कर रहा है और किस रेंज की ड्रेस इसने पहनी हुई है। तो ये इनपुट प्रोसेसिंग में आपकी चल रही होती है एज अ कोग्निटिव थॉट। ओके, मेमोरी में क्या होता है? तो जब हम पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, जैसे कि बचपन में हमें ये सीखा था कि लंबे जो बाल होते हैं, लंबे बाल वाली जो लड़की होती है, मतलब कि जिसके लंबे बाल होंगे वो लड़की होती है। आजकल लड़कियों के छोटे छोटे बाल हैं और छोटे वाले बाल वाले आदमी होते हैं। तो इस तरह की मेमोरी ना हमारी इंटरसेप्शंस में मदद देती है। ओके ओके, इंटरसेप्शन से मुराद सॉरी इंटरप्रिटेशंस में मदद देती है। ओके, आगे आते हैं अवेयरनेस की तरफ। अवेयरनेस में कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि अवेयरनेस का मतलब है कि अपने आसपास क्या हो रहा है इस बात को समझना, और ये हमें ना अपने इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग भी देता है अवेयरनेस। ओके, सेंस ऑफ आइडेंटिटी में ये होता है कि मैं कौन हूँ, और ये है हमारी ना कॉन्शियसनेस का हमेशा का एक हिस्सा होता है। इसे सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी का दूसरा नाम क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, पूछा जा सकता है। ओके, आगे है इमोशंस। इमोशंस में ये होता है कि इमोशंस से जैसे कि गम, खुशी, शर्म, नफ़रत, जो ताजुब होता है, हैरानगी होती है, ये वो फीलिंग्स है जो हमारी कॉन्शियसनेस में ना समझी जाती हैं। तो ये सारे जो हैं कॉन्शियस मतलब कि इमोशंस में आएंगे। आगे आते हैं स्पेस एंड टाइम में। तो स्पेस एंड टाइम में बताया गया कि स्पेस और टाइम की अवेयरनेस भी ना हमारी कॉन्शियसनेस का पार्ट होता है, मतलब कि हिस्सा होता है। जैसे कि हम ये समझते हैं कि कुछ वक्त पहले या घंटा हो गया है या फिर अभी हो रहा है, टाइम जो है वो अभी हो रहा है। तो ये ना हमें अपने इन्वायरमेंट्स में ना अपनी पोजीशंस को समझाने में मदद करती है स्पेस एंड टाइम को लेकर। एवोल्यूशंस में आपको बताया गया कि एवोल्यूशंस का मतलब है कि उस स्टिमुली का फैसला करना जो हम रिसीव करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी जैसे कि हम किसी बच्चे की रोती हुई आवाज़ सुनते हैं ना, तो हम जल्दी से ना फैसला करते हैं कि हमें उसके पास जाना है या नहीं। तो ये एवोल्यूशंस में आता है सब कुछ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के ना आपको इन्हीं में से क्विज या शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, सबकॉन्शियस एक्शंस क्या होता है? सबकॉन्शियस एक्शंस वो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर हो रहे होते हैं, और लेकिन ये ना हमें इन्हें ना डायरेक्टली देखते नहीं हैं। हम इन्हें ना डायरेक्टली नहीं देखते क्योंकि ये हमारे अंदर चीज़ें हो रही होती हैं सारी कुछ। तो जैसे कि आपने पेट को सुनता, मतलब कि या कुछ वक्त के लिए सांस रोक लेना, मतलब कि अपने जो है ना अपने पेट को जो है वो चल रहा है, जो कुछ पेट के अंदर चल रहा है, जैसे गुड़ गुड़ आवाज़ आती है तो पेट के अंदर क्या चल रहा है तो आपको नज़र आता नहीं आता। तो कुछ वक्त के लिए अगर सांस रोक लेना, तो ये सांस अंदर जब हमने रोक लिया तो आपकी दिल की धड़कन के अंदर क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या देख सकते हैं? नहीं, वो एक्सरे हो तो तब ही देखा जाता है। और ये सब कुछ कौन फ्रेम दिखा रहा होता है? ये हमारे सेंसेशंस बता रहा होता है कि अब सांस रोकोगे तो ज़ाहिर सा पता है कि दम घुट जाएगा, डेथ हो सकती है। तो इस हवाले से ये सब कॉन्शियस एक्शंस जो होता है ना, वो ये हमें रिपीटली बता रहा होता है कि सांस लेना है, सांस लेना है। और ये एक्शन ना हमारी बॉडी में ना हो रहे होते हैं, लेकिन हम ना इन्हें कॉन्शली देख नहीं सकते स्टूडेंट्स। तो जैसे कि दिल की धड़कन और सांस वगैरह चलना है, तो सब कॉन्शियस में चल रहा होता है सब कुछ। मोटर इनपुट में यह होता है कि मोटर इनपुट का मतलब है कि हमारी बॉडी के रिस्पॉन्सेस जो इन्वायरमेंट के लिए होते हैं, जैसे कि हम चल रहे होते हैं, चीज़ों को छू रहे होते हैं, और ये ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइड भी लेते हैं। मतलब कि अगर ट्रैफिक से बचना है तो सज्जे खब्बे हो कैन हो गए, फिर टक्कर मार जाए, हैं ट्रक टक्कर मार जाए। तो ये मोटे इनपुट होती है, हमारी फिजिकल मोबिलिटी होती है कि अकॉर्डिंग टू सबकॉन्शियस, अकॉर्डिंग टू डिफरेंस अवेयरनेस के मुताबिक हम मोटर इनपुट कर रहे होते हैं बॉडी के साथ। और ये हमारी बॉडी का ना आउटपुट है जो हमारे इन्वायरमेंट्स के रिस्पॉन्सेस में होता है। ओके,
और इस तरह से कॉन्शियस के लेवल, कॉन्शियस की ये सब सिस्टम्स ना हमारी सोच, एहसास और एक्शंस को ना समझने में मदद करते हैं। हर स्टेट और सब सिस्टम्स का ना अपना रोल है जो हमारी मेंटल और फिजिकल अवेयरनेस में ना मदद देते हैं। आगे है कॉन्शियस से टेंड टू बी स्टेबलाइज्ड। इसमें आपको बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में कि कॉन्शियस हमारे जीने का तरीका है और ये ना हमारे एहसास और सोचने का तरीका भी है जो किसी वक्त और जगह पर होता है। लेकिन इसका मतलब है कि हम किसी स्पेसिफिक मोमेंट्स में क्या करते हैं, और ये ना सब चीज़ें मिलकर या तमाम एलिमेंट्स इकट्ठे मिलकर ना एक इंसान में ना एक कंसिस्टेंट और स्टेबल एक्सपीरियंस बनाते हैं। और ये एक तरह का ना अपने बारे में ना वेक अप एहसास या सेल्फ अवेयरनेस का एक्सपीरियंस है जो सब एलिमेंट्स को ना जोड़ कर बनाते हैं। ओके, इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि कॉन्शियसनेस का ना आइडिया सोशलाइजेशंस का ना एक्सपीरियंसेस और कल्चरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और ये ना 20वीं सेंचुरी में कुछ साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया था, जैसे कि पीजेट्स ने 1963 में डेवलप किया था, और विगोट्स्काय ने 1932 में डेवलप किया था, और वार्डन ने 1913 में डेवलप किया था। साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेलवोवेल 1955 का कहना है कि लोग ना एक बिहेवियरल इन्वायरमेंट्स में ना रहते हैं जो एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन से है टाइम, स्पेस और इंटरपर्सनल वर्ल्ड की। स्पेसिफिक कल्चरल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस इंसान के ना बिहेवियर इन्वायरमेंट्स को शेप करते हैं। आगे आते हैं हम मॉड्यूल 100 जो कि कल्चर एंड कॉन्शियस के नाम से है। तो इसमें बताया गया है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में ना जो मेजर आइडियाज डेवलप हुए हैं इनको ना डिफरेंट रिलीजियस और कल्चरल स्कूल्स ऑफ थॉट ने समझा है, जैसे कि क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, जीविश, हिंदू, बुद्धिस्ट और दूसरी थियोलॉजिकल स्कूल्स ऑफ थॉट ने ना ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में ना अपने अपने आइडियाज़ दिए हैं। और ये रिसर्च जो है वह स्मिथ ने 1991 में कहा था अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। इन आइडियाज में ना सोल को ना इमोर्टल मतलब कि अमर मतलब कि हमेशा रहने वाली जो है वह करार दिया गया है। डिवाइन मतलब कि इलाही, और बॉडी से अलग समझी गई है सोल को भी साथ में। हल्यूजिनेशंस में आपको बताया गया है कि हल्यूजिनेशंस ना एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ना किसी चीज़ का परसेप्शंस होता है जो असल में ना एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि आप कुछ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं या कोई टेस्ट या टच एक्सपीरियंसेस करते हैं, जबकि ना रियलिटी में वो चीज़ वहाँ नहीं होती। इसमें ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुली नहीं होता, लेकिन ब्रेन वो परसेप्शंस फील कर रहा होता है। ठीक है, हल्यूजिनेशंस को ना साइकोपैथोलॉजी मतलब कि मेंटल इलनेस के तौर पर समझा जाता है। और ये ना शिजोफ्रेनिया या साइकोसिस जैसे कि डिसऑर्डर को ना मेजर सिम्टम्स हो सकते हैं। इस डिसऑर्डर में ना लोग आवाज़ें सुनते हैं, जैसे कि उनसे मतलब कि कोई कुछ कह रहा है, जैसे कि पहले कई लोगों ने रिपोर्ट किया हो। अब इवन डैट क्या होता है कि सुसाइड करने के लिए भी कहा जाता है, ऐसी थॉट्स आ रही होती हैं कि मुझे किसी ने कहा था सुसाइड करो सुसाइड करो। और ये यहाँ दूसरों को मारने का भी कहा जाता है। तो ये शिजोफ्रेनिया के केसेस में होता है। और ये ऑलमोस्ट जो है ना शिजोफ्रेनिया के केसेस में कोई ये जो प्रो साइकोलॉजिस्ट वही डील कर सकता है, प्रो साइक्रेटिस्ट ही डील कर सकता है। शिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स बहुत बहुत हार्मफुल भी होते हैं समटाइम। अच्छा, लेकिन ना कुछ कल्चर्स में ना हेल्यूसिनेशंस को ना डिसऑर्डर नहीं समझा जाता ओवरऑल। ये कल्चर के हिसाब से अलग अलग व्यूज़ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रिसर्च में ना ये देखा गया है कि शिजोफ्रेनिया के ना हल्यूजिनेशन से काफ़ी हद तक ना कल्चरल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडिशनल सोसाइटी का मेंबर अपने कल्चर से ना रिलेटेड हल्यूजिनेशन से रिपोर्ट करेगा, जैसे कि एक कल्चर्स में ये हल्यूजिनेशंस हो सकते हैं। आप इंसानियत के लिए ना फ़ायदा मंद हैं और इन 20 लोगों के लिए जाओ और किसी माउंटेन से कूद जाओ, मतलब कि छलांग लगा लो। इसलिए जो भी कल्चर का हिस्सा होता है ना वो उस कल्चर के लोगों के हल्यूजिनेशंस में ना दिखाई देते हैं। अगर किसी कल्चर्स में ना विचेस मतलब कि चुड़ैलें या विजर्ड्स मतलब कि जिन्नात का कॉन्सेप्ट है ना, तो इनको हल्यूजिनेशंस में देखना ना कॉमन हो सकता है। इंडिया के इंडिजियस कल्चर्स में ये होता है कि
इंडिया के इंडिजियस कल्चर्स में अच्छा इंडिया के ना इंडिजियस कल्चर्स में के हवाले से भी इसमें बताया गया। तो इंडिया के इंडिजियस कल्चर्स में ना लोग प्लांट से बात करते हैं हुए ना हल्यूजिनेट्स करते हैं कि उन्होंने पौधों से बात की है। ओके, इसके अलावा ना कल्चर रोल इन इंटरप्रिटेशंस के हवाले से भी आपको बताया गया। तो जो हल्यूजिनेशन से किसी इंसान को एक्सपीरियंस होते हैं ना, इनको कल्चर के हिसाब से ना इंटरप्रेट किया जाता है। मतलब जो चीज़ या एक्स्ट्रा परसेप्शंस हो रही होती है ना, वो इंडिविजुअल्स अपने कल्चर से कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक समझी जाती हैं। कुछ कल्चर्स में ना ये हल्यूजिनेशन से स्पिरिट या मैजिक के असर समझी जाती हैं, ना कि एक साइकोपैथोलॉजिकल कंडीशंस। ओके, द केस ऑफ हिप्नोसिस में आपको बताया गया है कि हिप्नोसिस एक ऐसी बढ़ती हुई स्टेट ऑफ अवेयरनेस है जो रिलैक्सेशंस को इंक्रीज करती है और फोकस और कंसंट्रेशंस को ना इम्प्रूव करती है। जब ये स्टेट अचीव होती है ना, तो क्लाइंट से ना इसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का ये मानना है कि हिप्नोसिस सिर्फ मिमिक्री मिमिक्री है एक, लेकिन साइकोलॉजी में ना इस ट्रीटमेंट मेथड की ख़ास बात यह है कि ये लोगों के ना रिस्पॉन्सेस को कल्चरली एम्बेडेड तरीके से लेते हैं और इसमें ना कोई कॉन्शियस मैनिपुलेशंस इन्वॉल्व नहीं होती जो थेरेपिस्ट को क्वेश्चंस के जवाब देने में होती है। अडेप्टिव नेचर ऑफ आल्टर्ड स्टेट में आपको बताया गया है ओवरऑल के आल्टर्ड स्टेट वो स्टेट होती है जहां इंसान कॉन्शियस अवेयरनेस का यूज़ नहीं करता है, जैसे कि हल्यूजिनेशंस, हिप्नोसिस या आल्टर्ड स्टेट। ये आल्टर्ड स्टेट या मतलब कि ये आल्टर्ड स्टेट ना कुछ अडेप्टिव फंक्शंस भी रखती है, जैसे कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल बेनिफिट्स। इस स्टेट के बाद ना इंसान फिजिकल्स और साइकोलॉजिकल रिलैक्स्ड फील करता है। साइकोलॉजिकली एक ना वेलबींग का एहसास होता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी कम हो जाता है। सोशली ये स्टेट ना लोगों के बीच एक कनेक्शंस का एहसास भी देती है, जैसे कि मैसोलियम और या शेरीन, ठीक है, या शेराइन में ना लोग आल्टर स्टेट में ना रहते हैं और इसके बाद ना इनको दूसरों से जुड़ने का एहसास होता है। ओके, तो ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं मैस्कुलिन और शाराइन वगैरह। ओके, आगे आते हैं। मज़ीद इसमें बताया गया है कि आल्टर स्टेट से ना रिलीजियस बिलीव्स भी मजबूत होते हैं और ये ना सोशल बॉन्ड्स को स्ट्रेंथ करते हैं और लोग रिचुअल्स भी साथ में करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। आल्टर्ड स्टेट्स को ना साइंस में उतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया, लेकिन कुछ रिलीजियस में ना इन स्टेट्स को ना हीलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि पानी या दूध को जो है वो छिड़कना, ब्लो करना या रिलीजियस जो है वो मंत्रे वगैरह, तंत्र मंत्र शंत्र पढ़ना। ये चीज़ें ना साइंटिफिकली स्टडी नहीं की गई है, लेकिन क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो चीज़ें डिफरेंट कल्चर्स में प्रैक्टिस हो रही हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाए। ओके, थाइपोजम्स। ओके ओके, इसमें बताया गया है कि थाइपोजम्स तमिल हिंदू प्रैक्टिस है जिसमें ना डिवोटी अपने जिस्म पर ना हुक से लगाकर ये या टोंगियों पर ना पिन से ना प्रीसिंग से करवाते हैं। मतलब कि अक्सर क्या होता है कि जैसे कान में हम छेद करवाते हैं ना, ये क्या करते हैं कि ज़ुबान के अंदर वो छुरी, चाकू या तलवार घुसा लेते हैं या अपने जो चीक्स है ना इनके आर पार जो है वो तलवार निकाल लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये तंत्र मंत्र कुछ इस तरह से करते हैं, इनकी प्रैक्टिस होती है। अब मैं आपको वीडियो तो निकाल के नहीं दिखा सकता, लिहाजा आपके पास अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो आप थाइपोजम्स जो है ना वो टाइप करें यूट्यूब में, तो आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे इस टॉपिक पे। अच्छा, जैसे कि मैं थाइपोजम्स के बारे में बता रहा था, तो ये ना प्री सिंग होने से ना पहले उस एरिया पर ना रख लगा कर राख, मतलब कि सॉरी राख लगा कर ना, मतलब कि जो होती है राख वगैरह, कोई भी राख लगा कर ना उससे ना पूरा किया जाता है। इसके अलावा ना ड्रमिंग, चैंटिंग, डांसिंग और सिंगिंग भी होती है और ये मलेशिया, श्रीलंका और इंडिया में होती है। और पाकिस्तान में भी एक रिलीजियस सेक्ट आले अहले तशीश सेल्फ फ्लैगलेशंस प्रैक्टिस करते हैं। सवाल यह है कि जो ट्रांस स्टेट होते हैं इसमें दर्द महसूस करते हुए लोग क्यों कनेक्ट फील करते हैं।
वो दर्द को एक स्पेशल फीलिंग के साथ फेस करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान और इंडिया में ना कुछ शराइन्स पर डांस होते हैं। ओके। जैसे कि मौलाना रूमी के श्राइन पर लोग ना सर्कुलर डांस करते हैं, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का हिस्सा होता है, ना कि कोई रिचुअल जो बुराई को दूर करने के लिए हो। ओके। मॉड्यूल जो है वो 101 कल्चर एंड ड्रीम्स के नाम से है। तो इसमें आपको ना ओवरऑल इन द स्टार्टेड स्लीप एंड इट्स वेरिएशंस के हवाले से बताया गया ओवरऑल। तो आजकल ना दुनिया की ना दुनिया की एक तिहाई नींद में है, मतलब कि दुनिया की जो आबादी है वो एक तिहाई नींद में है, ये समझ लो। नींद एक ऐसी हालत होती है जिसमें ना इंसान होश में नहीं होता और वो अपने आसपास की चीज़ों से भी मतलब कि बेहिस हो जाता है। उसको पता नहीं होता कि जब वो सो रहा, तो इंसान को क्या पता होता है। तो ये बताया गया इसमें। ना जिस्म भी अक्सर ना हिलता डुलता है। नींद के दौरान ना जो चीज़ें हम देखते हैं ना, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो कम हो जाती है। इसलिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नींद आधी मौत है और मौत पूरी मौत है। अच्छा, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। एंट्रोबस 1991 में ना इन्होंने अपनी रिसर्च में कहा था इस वाले से। हर इंसान का ना नींद में ना कितना होश होता है, इसमें ना बहुत फ़र्क होता है। और हर कल्चर्स की ना अपनी प्रैक्टिसेस, नींद लेने का तरीका और इन्वायरमेंट्स भी ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। किसी भी सोसाइटी में ना कुछ लोग सिर्फ 5 या 6 घंटे सोकर उठते हैं, जबकि दूसरे लोग 9 या 10 घंटे सोकर उठते हैं। और यानी नींद का जो वक़्त है हर कल्चर्स में ना अलग होता है। एक रिसर्च में ना मैक्सियन अडल्ट्स को ना देखा गया था, जिसमें ना इनकी नींद का वक़्त बाकी वेस्टर्न मुल्कों के मुकाबले में ना ज़्यादा था, और ये ताउब ने 1971 में ना रिसर्च में अपनी कहा था। आगे आते हैं इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स की तरफ। तो इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम में आपको ओवरऑल इंटरप्रिटेशन मतलब कि ख्वाबों की तबीर के हवाले से बताया गया। तो बहुत ही मज़े का ये छोटा सा ये टॉपिक है। हालांकि इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स बहुत ही साइकोलॉजी की इस फील्ड में वाइड इसका स्कोप है, मतलब कि स्कोप से मुराद ये कि बहुत वाइड फील्ड है। ख्वाब और इनकी तबीर जो है ना, मतलब कि इंटरप्रिटेशंस हर रिलीजियस में ना ज़रूरी है, और हर कल्चर्स में ना इसके लिए किताबें भी लिखी गई हैं। इस्लाम में भी ख्वाबों की तबीर का जिक्र है, जैसे कि तबीरुर रोया इमाम इब्ने सईन ने लिखी है। और इन्होंने ये इल्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला मौलाना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से सीखा था, और इमाम सेरीन ने इन्हीं से ना ये इल्म लिया था। इमाम सलीम ने ख्वाबों की तबीर को ना अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया था, जैसे कि एक इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी फॉर्म में होना। इसी तरह ना इजिप्टियंस कल्चर्स में ना भी ख्वाबों का तबीर काफ़ी ज़रूरी जो था देखा गया था। इससे ये समझ में आता है कि कल्चर्स के ख्वाबों के तबीर में ना बहुत बड़ा रोल है। ओके। कल्चरल सप्लाइज टेम्पलेट्स फॉर ड्रीम इमेजरी इंटरप्रिटेशंस एंड एक्सप्रेशंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि कल्चर्स हमारे लिए एक टेम्पलेट, मतलब कि नक्शे का काम करते हैं, जो हमारे ख्वाबों की तस्वीर से इनकी तबीर और इनकी एक्सपीरियंसेस को गाइड करते हैं। हर कल्चर्स में ना ख्वाबों का एक अपना तरीका होता है, जिसमें वो अपने ख्वाबों को समझते हैं और इनके तबीर करते हैं। यानी ख्वाब जो आपने देखे हैं ना, इसकी तस्वीर कल्चर से बांधी जाती है या बंधी होती है। ड्रीम्स इमेजेस आर कल्चरल क्रिएशंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि जो हम ख्वाबों में तस्वीर देखते हैं ना, वो हमारे कल्चर से जुड़ी होती है। हर कल्चर्स में ना ख्वाबों का कंटेंट, फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग अलग होती है। साइंटिफिक नज़रियात अलग होते हैं, लेकिन रिलीजन भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो ख्वाबों की तबीर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा अगर दो लोग एक ही ख्वाब देखें तो इनका एक्सपीरियंसेस अलग हो सकता है, जो कि इनके अपने कल्चरल बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। ओके। ड्रीम से डिफ्यूज़ एंड डाइवर्सिफाई कल्चर्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि ख्वाब कल्चर्स को एक्सपेंड मतलब कि डाइवर्सिफाई और रियलिटी को ना फेड करते हैं। ख्वाब ना इंसान की इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में ना मदद करते हैं, और ये ना रियलिटी को समझने में भी मददगार साबित होते हैं।
हो सकते हैं। क्योंकि ना कभी कभी जो चीज़ें हम बयान नहीं कर सकते वो ख्वाब के ज़रिए ना समझ में या समझी जाती हैं। मौलाना अहमद जवेद जो साहब थे, मौलाना अहमद जवेद साहब ने मतलब कि मौलाना अहमद जवेद के मुताबिक ख्वाब इमोशनल मेच्योरिटी को ना डेवलप करती है। और एक और जो है वो कहावत भी है, या एक और जो है ना मोटो है कि जब अल्लाह से कोई मतलब कि रिवल्यूशंस मतलब कि वही ना हो तो इंसान ख्वाबों के ज़रिए दूसरी दुनिया या लेवल से कनेक्ट होता है। और ये बिल्कुल सही है, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी नबूवत का 40वां हिस्सा मतलब कि अशरा मुबशरा जो है ना वो ज़िंदा रहेगा। तो सहाबा के नाम ने पूछा कि ये क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी नबूवत का जो 40वां हिस्सा है वो ख्वाब है। मतलब कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ख्वाब के ज़रिए बशारत दे दिया करेगा, ये मेरी नबूवत का 40वां हिस्सा है जो मेरी उम्मत को ये हदियतन तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है। तो ये जो है ना वो तो सिलसिला चलता रहेगा। इसके अलावा ना इसमें बताया गया है कि ख्वाबों की तबीर के दौरान ख्वाब का वक़्त, ख्वाब देखने वाले के एक्सप्रेशंस और उस वक़्त जो चीज़ें वो अपने ख्वाबों के बारे में कह रहे होते हैं ना, ये सब ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। जैसे कि मौलाना हज़रत अली करम वजह ने इमाम सरीन के जो ज़माने में ना ग्रीक और इजिप्टियंस कल्चर्स में भी कई स्कॉलर्स ने ना ख्वाबों को एफिशिएंटली ना इंटरप्रेट किया है। ओके, आगे है ड्रीम्स सर्फ दीज टू पर्पस के हवाले से बताया गया। तो ख्वाब ना दो पर्पस को सर्व करते हैं। मतलब नंबर वन पे जो है वो नंबर वन पे है कि ख्वाब कल्चर्स को ना डिवर्सिफाई करते हैं। नंबर टू पे है ख्वाब ड्रीम्स को नॉवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जब वो सो रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें ना आपको मज़ीद बताया गया कि गुज़ैरी मतलब कि यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे टू पर्पस नहीं आने चाहिए थे, यहाँ पे फोर पर्पस आने चाहिए थे। ओवरऑल फोर पर्पस हैं। ओके, ये हैंडवर्ड्स की मिस्टेक है, इसको मैं ना ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट ये कट कर देता हूँ। ओके, जैसे कि इसके अलावा तीसरे पॉइंट में बताया गया कि गुजरे लोगों के ख्वाब जो दूसरी दुनिया से मतलब कि मैसेजेस होते हैं दूसरी दुनिया से, वो क्योंकि ना वो जो गुजर चुके होते हैं ना वो कभी झूठ नहीं बोलते और वो जो दिखाते हैं वो सच होता है। ओके, और लास्ट में जो वो पॉइंट है, ख्वाब माइंड में ना कल्चर्स को अपडेट करते हैं। REM स्लीप, इसमें बताया गया कि रेम स्लीप एक ऐसा लेवल है जिसमें ना इंसान गहरी नींद में होता है। और ओके, पेपर पॉइंट व्यू से इसके एब्रीवेशंस भी इंपॉर्टेंट है और साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। REM और इसके अलावा ड्रीम इंटरप्रिटेशंस में क्या फ़र्क है और ड्रीम एनालिसिस में क्या फ़र्क है। ओके, REM इसका मतलब क्या है कमेंट्स में आप लाजमी बताएं ताकि आपको हमेशा तौर पर याद रहे। REM स्लीप ना एक ऐसा लेवल है जिसमें ना इंसान गहरी नींद में होता है। इस स्लीप स्टेज में ना जो ड्रीम्स आते हैं ना इन्हें ना इमोशनल और मोटिवेशनल कंटेंट ज़्यादा होते हैं। जबकि नॉन REM मतलब कि रेम स्लीप में वो चीज़ें ज़्यादा आती हैं जो रिसेंट में हुई होती हैं। जो इवेंट्स रिसेंट्स में हुए हैं ना वो ज़्यादा ड्रीम्स में ना रिफ्लेक्ट होते हैं। हम अपने कल्चर्स को ना अपने ख्वाब के ज़रिए अपडेट करते हैं और वो अगले जनरेशन्स को स्टोरीज़ के ज़रिए पास करते हैं। ख्वाब वो चीज़ें भी दिखाती हैं जो सुपर नेचुरल बींग्स को रियलिटी का हिस्सा बना देती है। ओके, और ये था आपका लेसन नंबर 27। कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।